दोस्तों, इंसान इस पृथ्वी पर जन्मा वो विशेष प्राणी है जिसने खुद की प्रकृति को बदलने की दिशा में अनोखे कार्य किए हैं। मसलन इंसान कोई बहुत अधिक ताकतवर जीव नहीं है, किंतु इसके बावजूद भी हमने ऐसी मशीनें बनाई हैं जो किसी हाथी की तुलना में भी कई गुना भारी वजन उठा सकती है। यानी अपनी मशीनों के दम पर हम हाथी से अधिक ताकत रखते हैं। हम पक्षियों की भांति उड़ नहीं सकते, किंतु हमने ऐसे हवाई जहाज बनाए हैं जो हमें किसी भी पक्षी से अधिक ऊंची और अधिक तेज उड़ान भरने की काबिलियत देते हैं। लेकिन भले ही हम खुद को कितना भी काबिल क्यों न बना लें, प्रकृति की असीम शक्ति हमें हमारी औकात किसी भी समय समझा सकती है। इंसानों के पास खाने को स्वादिष्ट व्यंजन भले ही हों, किंतु वक्त पड़ने पर हमें खुद को जिंदा रखने के लिए अपने ही दोस्तों यानी इंसानों का मांस खाने पर भी प्रकृति मजबूर कर सकती है। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में जानते हैं जो घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक ऐसी घटना है जिसमें जिंदा रहने के लिए कुछ इंसान अपने ही दोस्त और परिवारजनों का मांस तक खाने को मजबूर हो गए थे। दोस्तों, अक्टूबर का महीना वैसे तो कोई विशेष ठंडा नहीं होता, किंतु पहाड़ों पर इन दिनों काफ़ी ठंड बढ़ जाती है। 13 अक्टूबर वर्ष 1972 को उरुग्वे के केरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक निजी विमान अपनी यात्रा शुरू करता है। इस विमान को चिली के सेंटियागो की ओर जाना था और इस सफ़र के मध्य में सीना ताने खड़ी थी एंडीज पर्वत श्रृंखला। वहीं इस पूरी कहानी में खलनायक की भूमिका में था खराब मौसम। विमान में कुल मिलाकर 45 इंसान सवार थे, जिनमें से 5 क्रू मेंबर और 40 यात्री थे। यात्रियों में मुख्य तौर पर रग्बी टीम के खिलाड़ी थे। इन खिलाड़ियों ने ही इस विमान को किराए पर लिया था। रग्बी खिलाड़ियों के साथ साथ उनके कुछ परिवार एवं मित्र भी इस उड़ान में शामिल थे। सेंटियागो पहुंचने से पहले जहाज के सफ़र में मेंडोजा एयरपोर्ट भी शामिल था। वहां कुछ देर रुकने पर इस जहाज को आगे का सफ़र पूरा करना था। खराब मौसम होने के बावजूद भी जहाज सकुशल मेंडोजा एयरपोर्ट पहुंच गया, लेकिन जहाज के कप्तान का मानना था कि इस खराब मौसम में आगे का सफ़र ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब उन्हें एंडीज पर्वत के ठीक ऊपर से उड़ना था। इसलिए कप्तान ने आगे के सफ़र की शुरुआत अगले दिन करने की सोची, क्योंकि अगले दिन का मौसम अच्छा रहने का पूर्वानुमान लगाया गया था। खैर, कप्तान की सलाह पर उस रात सभी यात्री मेंडोजा में ही रुक गए, किंतु अगले रोज भी मौसम में कोई सुधार नहीं आया। रग्बी खिलाड़ियों ने कप्तान से उड़ान भरने को कहा, क्योंकि सेंटियागो में उनका रग्बी मैच एक दिन बाद ही खेला जाना था। ऐसे में वो एक दिन पहले ही सेंटियागो पहुंचना चाहते थे, ताकि उन्हें आराम करने के साथ साथ अभ्यास करने का भी समय मिल सके। हालांकि धुंध भरी हवाएं चारों ओर चल रही थी और रास्ते में एंडीज के विशाल पर्वत थे, इसलिए कप्तान उड़ान भरने को राजी नहीं था। किंतु खिलाड़ियों की मजबूरी को देखते हुए कप्तान ने उड़ान भरने का फैसला लिया। वैसे भी एंडीज पर्वतों के ऊपर से कप्तान कई दर्जन उड़ान पहले भी भर चुका था, अतः अपने अनुभव पर भरोसा रखकर आखिरकार 13 अक्टूबर की दोपहर को कप्तान ने मेंडोजा एयरपोर्ट से एक बार फिर से उड़ान भर दी। अब जहाज एंडीज पर्वत के ठीक ऊपर से उड़ रहा था, लेकिन मौसम बेहद ही खराब हो चुका था। न सिर्फ धुंध, बल्कि चारों ओर दिखाई दे रहे बादल और भी बड़ी समस्या बन चुके थे। इन बादलों में से गुजरते हुए जहाज के इंजन पर बहुत अधिक जोर पड़ रहा था और जहाज लगातार कांप रहा था। पायलट और को पायलट का मानना था कि जहाज को थोड़ा कम ऊंचाई पर उड़ाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, किंतु कम ऊंचाई पर उड़ना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ने से जहाज की टक्कर पर्वतों की चोटियों से हो सकती थी। क्योंकि आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए पायलट जहाज में लगे उपकरणों की सहायता से ही ये पता लगा सकते थे कि जहाज आखिर कहाँ और किस दिशा में उड़ रहा है। यहाँ एक समस्या और थी। दरअसल जहाज के अनुभवी कप्तान, जिनका नाम फ्रेडास था, इस उड़ान के दौरान अपने को पायलट को प्रशिक्षण दे रहे थे और जहाज का पूरा कंट्रोल इन्हीं को पायलट के पास था। नौसिखिया पायलट को रेडियो नेविगेशन पर पूरा भरोसा था। रेडियो नेविगेशन के अनुसार अभी करीब 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा होने पर एंडीज पर्वत श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। इस दूरी को यह विमान आसानी से 6 से 7 मिनटों में ही पार कर सकता था, लेकिन करीब 5 मिनट बाद ही पायलट को लगा कि उन्होंने पर्वतों को पीछे छोड़ दिया है और हालात को बारीकी से समझे बिना ही पायलट ने विमान को नीचे लाना शुरू कर दिया। विमान अभी थोड़ा ही नीचे आया था कि अचानक से ऐसा लगा मानो विमान के नीचे कोई बहुत बड़ा विस्फोट हो गया हो। असल में विमान ने अभी एंडीज पर्वतों को पार नहीं किया था और विमान की टक्कर पर्वत की एक चोटी से हो गई थी। इस टक्कर से विमान का कॉकपिट पूरी तरह से फट गया, जिस कारण मुख्य पायलट एवं कप्तान की मौके पर ही मृत्यु हो गई और सहायक पायलट
पायलट बुरी तरह से घायल हो गया। अब जहाज एक के बाद एक पर्वतों से टकराकर टुकड़ों में बिखरता हुआ दौड़ा चला जा रहा था। जहाज की टेल यानी पिछला हिस्सा टूटकर जहाज से अलग हो गया था, जिस वजह से हवा के तेज दबाव के कारण कई सारे यात्री लगातार जहाज से निकलकर नीचे गिरते रहे और मरते रहे। आखिरकार अनेकों टुकड़ों में बिखरकर यह जहाज एक समतल जगह पर जाकर रुक गया। कुल मिलाकर जहाज में सवार 45 लोगों में से 12 लोग मौके वारदात पर ही मारे गए। बाकी के 33 लोग अभी भी जिंदा और जख्मी थे। वहीं जैसे इस जहाज का संपर्क कंट्रोल रूम से टूटा तो जहाज की खोजबीन हेलीकॉप्टरों द्वारा शुरू कर दी गई। दोस्तों, आमतौर पर एक विमान हादसे में यात्रियों के जिंदा बच पाने की संभावना काफी कम होती है, लेकिन यदि खुशनसीबी से कुछ यात्री जिंदा भी बच जाते हैं तो उन यात्रियों को गंभीर चोट जरूर आती है। इसका मतलब किसी विमान दुर्घटना के बाद बचाव ऑपरेशन बेहद तेजी से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हर बीतते पल के साथ मरने वालों की तादाद बढ़ती रहती है। फ्लाइट 571 के मामले में भी जैसे ही दुर्घटना की खबर मिली वैसे ही घटनास्थल की ओर कई सारे हेलीकॉप्टर और विमान रवाना कर दिए गए, लेकिन खराब मौसम अपनी चाल पहले ही चल चुका था। मौसम की खराबी किसी भी बचाव ऑपरेशन को बर्बाद कर सकती है। दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे को तलाशने में पूरा दिन बीत गया, किंतु सफलता नहीं मिली। हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर एंडीज पर्वत के इर्द गिर्द उड़ रहे थे। ऐसे में खोज के पहले दिन ही एक हेलीकॉप्टर भी पहाड़ से टकराकर गिरने से बाल बाल बचा। वहीं दूसरी ओर दुर्घटनाग्रस्त इलाके में चारों ओर लाशें एवं जख्मी इंसान पड़े थे। संयोग से जहाज में सवार रग्बी के 2 खिलाड़ी मेडिकल के स्टूडेंट थे और ये दोनों ही खिलाड़ी सबसे कम चोटिल भी थे। इसलिए अपने ज्ञान के आधार पर इन खिलाड़ियों ने अन्य यात्रियों का उपचार शुरू कर दिया। कई और भी खिलाड़ी और क्रू मेंबर भी थे जिन्हें अपेक्षाकृत कम चोटें लगी थी, और चूंकि रात होने वाली थी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी, इसलिए सबसे पहले सभी ने मिलकर अत्यधिक घायल लोगों को घसीट कर विमान के टूटे फूटे मलबे में डाला, क्योंकि मलबा ही उन्हें -30 डिग्री की ठंड में चलती हवाओं से सुरक्षा प्रदान कर सकता था। सभी लोग चोटिल, थके हुए और घायल थे। रात को कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। विमान के मलबे में रात को 33 लोग सोए हुए थे, किंतु सुबह उठने वालों की संख्या 28 ही थी। बाकी के 5 लोग चोटों और ठंड के मारे सदा के लिए ही सो गए। दूसरी ओर जिंदा बचे हुए लोगों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती खुद को जिंदा रखना ही थी, और उसके लिए भोजन बेहद आवश्यक था। सभी ने जहाज के मलबे समेत फैला हुआ भोजन एकत्र किया। इस भोजन से 1 या 2 दिन तक काम चल सकता था। वहीं पानी के लिए बर्फ को एकत्र करके जहाज के धातु के मलबे से ढक दिया जाता, जिस कारण दिन में धूप के समय धातु गर्म होने से बर्फ पिघल जाती और सबके लिए पानी का जुगाड़ हो जाता। खुद के बचाव के लिए आग लगाना, जहाज में मौजूद बैग और अन्य सामान को बर्फ में फैलाकर हेल्प लिखना जैसी कोशिशें भी की गई, किंतु मीलों दूर तक फैली सफेद बर्फ की चादर में सफेद रंग के ही इस हवाई जहाज को देख पाना बड़ा ही मुश्किल था। बचाव हेलीकॉप्टर लगातार उस इलाके की खाक छानते रहे, किंतु उन्हें कहीं भी जहाज का मलबा दिखाई नहीं दे रहा था। दिन बीतते गए और जहाज में घायल यात्री एक एक करके मरते भी रहे। एक खिलाड़ी जिसका नाम नांदो था, विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के समय ही कोमा में चला गया था। अब करीब 4 दिन बाद ही ये खिलाड़ी अचानक से उठ गया और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो है कहाँ। उसके बाकी के साथियों ने उसे दुर्घटना के बारे में बताया। ऐसे में नांदो को याद आया कि उसकी बहन और माँ भी उसके साथ ही थी। नांदो चारों ओर लाशों के ढेर में अपनी माँ और बहन को तलाशने लगा। जल्द ही उसे अपनी माँ और बहन दोनों ही मरी हुई अवस्था में मिली। ऐसी मुश्किल घड़ी में सभी यात्रियों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत थी, किंतु मुश्किल ये थी कि अब जहाज में स्टोर भोजन भी पूरी तरह से समाप्त हो गया था और सभी यात्री खुद की परेशानी यानी भूख से ही व्याकुल थे। तभी एक यात्री को जहाज में पड़ा एक रेडियो मिला। इस रेडियो में उनके जहाज के खोने की और जहाज को ढूंढे जाने की ही खबर प्रसारित हो रही थी, इसलिए सबको उम्मीद बंधी कि जल्द ही उन्हें खोज लिया जाएगा। किंतु एक एक करके 9 दिन बीत गए। कई बार हेलीकॉप्टरों की आवाजें भी सुनाई दी, लेकिन कभी खराब मौसम तो कभी होती तेज बर्फबारी ने इन घायल लोगों को हेलीकॉप्टरों के लिए अदृश्य ही बना दिया। आखिरकार घटना के 10वें दिन जख्मी यात्रियों ने रेडियो पर एक सूचना सुनी। इस सूचना के अनुसार सरकार ये मान चुकी थी कि सारे यात्री विमान दुर्घटना में मारे गए, इसलिए खोजी बचाव ऑपरेशन बंद किया जा रहा है और लाशों की खोज मौसम ठीक होने के बाद की जाएगी। दोस्तों, सभी यात्री जो अब तक खुद के बचाव की उम्मीद लगाए हुए थे, अब अपनी ही मौत की खबर रेडियो पर सुन रहे थे। ये खबर सबका मनोबल तोड़ने वाली थी।
और उससे भी बड़ा मनोबल भूख पहले ही तोड़ चुकी थी। सभी यात्री करीब एक सप्ताह से भूखे थे और अब भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। ऐसे में कुछ यात्रियों ने तय किया कि शायद मौसम ठीक होने के बाद जहाज के मलबे और लाशों की तलाश के लिए फिर से खोजबीन शुरू हो, किंतु जब तक वो खोजबीन शुरू होगी तब तक हम मारे जा चुके होंगे। इसलिए खुद को जिंदा रखने के लिए अब हमें अपने ही साथियों का मांस खाना होगा। ऐसा सोचना भी हमारे लिए बेहवा लगता है, किंतु भूख किसी भी स्तर तक इंसान को गिरा सकती है। हालांकि उस समय ऐसा निर्णय उन खिलाड़ियों और अन्य यात्रियों के लिए भी बेहद मुश्किल था। सभी यात्री दो हिस्सों में विभाजित हो गए। एक वो जो इंसानी मांस खाने के बजाय भूखे ही मर जाना चाहते थे, दूसरे वो जो खुद को जिंदा रखने के लिए इंसानी मांस खाना चाहते थे। यात्रियों के बीच इस विषय को लेकर आपस में बहस और हाथापाई तक हुई, लेकिन आखिर में कुछ यात्रियों ने अपने मरे हुए साथियों के शवों से मांस खाना शुरू कर दिया। ये यात्री अपने परिवार वालों को छोड़कर बर्फ में दबी हुई ऐसी लाशों को तलाश करते जिनके परिवार में सबके सब मारे जा चुके थे। पहले कुछ लोगों ने इंसानी मांस खाना शुरू किया, फिर प्रतिदिन इंसानी मांस भक्षण करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। हालांकि कुछ लोगों ने अभी भी इंसानी मांस नहीं खाया, किंतु आने वाले कुछ दिनों में ही इंसानी मांस न खाने वालों की मौत भूख के कारण हो गई और अब खुद उन्हीं के मांस को अन्य जिंदा बचे लोगों द्वारा खाया जा रहा था। घायल होने की वजह से या भूख की वजह से मरने वाला प्रत्येक इंसान अपने जीवित बचे साथियों से मरने से पहले गिड़गिड़ाते हुए कहता था कि भगवान के लिए मरने के बाद मुझे खाना मत बल्कि बर्फ में ही दफना देना। बेशक इंसानी मांस खाना एक बहुत बड़ा वहशी कारनामा प्रतीत होता है, किंतु इस कारनामे ने ही इन भूखे घायल खिलाड़ियों को ऊर्जा दी। वहीं अब दिन गुजरते हुए महीनों में बदलने लगे थे। ऐसे में इंसानी मांस भी खत्म होने वाला था, इसलिए खिलाड़ियों ने तय किया कि वो खुद ही मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। 4 खिलाड़ी जिनका स्वास्थ्य सबसे बढ़िया था ने आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ बहुत सारा इंसानी मांस भी ले लिया। एक पूरा दिन चलने पर उन्हें जहाज का टूटा हुआ बाकी का मलबा मिला। इस टूटे हुए मलबे में कपड़े, शराब, सिगरेट और लाइटर जैसा सामान था। इस सामान की मदद से जहाज की सीट आदि में आग लगाकर वो सभी लोग एक रात यहीं रुक गए। उसके अगले दिन फिर से आगे बढ़ने का सफर शुरू हुआ। इन खिलाड़ियों के पास अब सीटों की फोम और काफी सारे कपड़े थे, जिसे खुद के शरीर से बांधकर ये लोग रात में ही बर्फ में लेट जाते और धीरे धीरे सफर को आगे बढ़ाते। ऐसे ही मदद की आस में चलते हुए इन खिलाड़ियों को 10 दिन बीत गए। उधर दूसरी ओर जहाज के मलबे के निकट फंसे लोगों का हाल और भी खराब था, क्योंकि बर्फबारी बेहद तेज हो रही थी, इसलिए सभी लोग जहाज के मलबे के भीतर छुपे रहते। एक रोज इतना तेज बर्फीला तूफान आया कि जहाज के जिस हिस्से में वो सभी छुपे हुए थे वो हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से ढक गया, जिस कारण सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। ऐसे में वो लोग अपने हाथों से खुरच कर बर्फ को हटा रहे थे। कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब हुए, वहीं कुछ ने जहाज के मलबे में ही दम तोड़ दिया। दोस्तों, जहाज के मलबे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले चारों खिलाड़ियों के रास्ते में आखिरकार एक नदी आई। क्योंकि नदी के आसपास कोई न कोई इंसानी बस्ती होने की उम्मीद बहुत अधिक होती है, इसलिए सभी लोग बड़े खुश हुए। आज की रात सबने नदी किनारे बैठकर ही विश्राम करने की सोची। जब सुबह हुई तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर मछली पकड़ता हुआ एक इंसान दिखाई दिया। हालांकि नदी बहुत चौड़ी नहीं थी, किंतु बहाव इतना तेज था कि नदी तैरते हुए पार नहीं की जा सकती थी। इसलिए सभी लोगों ने चिल्लाकर मछली पकड़ने वाले इंसान से मदद मांगी। नदी के तेज बहाव से उठते शोर के कारण मछली पकड़ने वाला इंसान कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से एक खिलाड़ी के पास डायरी और पेन था। खिलाड़ी ने डायरी का पन्ना फाड़ा और उस पर अपनी सारी आप बीती लिख दी। फिर उसने पन्ने को एक पत्थर में लपेटकर दूसरी ओर फेंक दिया। कागज नदी को पार कर गया और मछली पकड़ने वाले ने जब कागज को पढ़ा तो वो सारा माजरा समझ गया। उसने खिलाड़ियों को आश्वासन देने के लिए हाथ हिलाया और दौड़कर पास के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। तुरंत हेलीकॉप्टर नदी किनारे पहुंचे, जहां से खिलाड़ियों को लेकर ये हेलीकॉप्टर खिलाड़ियों द्वारा बताए गए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां जहाज का मलबा पड़ा हुआ था। जल्द ही जहाज के मलबे के पास जिंदा बचे लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि तब तक कई लोग और दम तोड़ चुके थे। कुल मिलाकर 45 लोगों को लेकर चली फ्लाइट 571 में मात्र 16 इंसान ही जिंदा बचे थे और हादसे के करीब 2 महीने एवं 10 दिन बीत जाने के बाद जीवित बचे ये 16 इंसान अपने घर पहुंच पाए। दोस्तों, जब जीवित बचे इन खिलाड़ियों द्वारा मृतकों को खाने की बात आमजन में फैली तो सभी लोग इन खिलाड़ियों से घृणा करने लगे। इसके लिए इन खिलाड़ियों ने प्रेस बुलाकर आमजन से माफी भी मांगी। एक खिलाड़ी जिसका नाम पराडो था ने इस बाबत कहा कि हम रग्बी के खिलाड़ी हैं और रग्बी में जीतने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना ही पड़ता है। खुद का जीवन बचाने के लिए एंडीज पर्वत पर हुई वो लड़ाई मुझे रग्बी के खेल जैसी ही लग रही थी, जहां आगे बढ़ने के लिए दूसरों को रोंदना ही पड़ता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।